लेकिन यही वो साइकिल है जिस पर 33 जिलों का भ्रमण इसी साइकिल से किया गया है। ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं और देख सकते हैं ये साइकिल। मैं चाहूंगा कि पूरी बारीकी से साइकिल को दिखाएं। ये एक अलग लेवल का ट्रॉफी है। ये एक सपना होता है यूट्यूबर के लिए, यूट्यूब पर काम करने के लिए, करने वालों के लिए। ऐसे एकलौते शख्सियत हैं जो छत्तीसगढ़ के 33 जिलों का भ्रमण किए हैं, साइकिल से यात्रा किए हैं। 33 जिलों का जो भ्रमण रहा है वो साइकिल से खुद चल करके कितना इस मुश्किल दौरान मुझे कई कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। कई दिन रुकने को नहीं मिलता था, कई दिन खाने को नहीं मिलता था, जंगलों में रात गुजारता था, जानवरों से मुलाकात होता था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो मोर के साथ सेल्फी लिया हूँ ऐसे करते करते। हाँ, ऐसा भी हुआ है, रात भर जगता था, रोता था, कई दिन रोना भी पड़ा है। 20-25 दिन तो मैं नाश्ता करके क्षेत्र में जाता था, तो लोग बच्चा चोर भी कई लोग समझते थे। बैग में बच्चा अच्छा पकड़े हो क्या, ऐसे करके। तो मैं बोला भैया कुछ करने से पहले एक बार बैग को मेरा चेक कर लेना। ऐसा भी बस्तर है, मैं चाहता हूँ कि बस्तर वैसी ही रहे क्योंकि लोग उसी को ही देखने जाते हैं और वो स्वर्ग है मेरे लिए, स्वर्ग है। क्योंकि मैं खुद 9 बार सपना देखने के बाद मैं बस्तर गया में इतने ज़्यादा नशीले पदार्थ सेवन करने के बावजूद भी मैं इतना दिन बस्तर गया, कई दूर रुका। एक घटना ऐसे मेरे को सुनने को नहीं मिला कि नशा करके कोई अपने माता पिता को मार दिया, कि अपराध कर रहे हैं, चाकू छुरा हो गया, ऐसा नहीं। वहाँ के लोग नशा करते लेकिन ऐसा घटना को अंजाम नहीं देते जो हमारे सर पे देखने को मिलता है। मैं जितना दिन रहा हूँ मुझे दाल और चावल बस मिला है। मतलब अधिकतर लोग सब्जी वब्जी बहुत कम यूज करते हैं और सब्जी में वो लोग जो पेड़ पौधे से जो सूखा करके रखे रहते हैं इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे चींटी की चटनी है, जिसे हाँ जिंदा चींटी की चटनी पीसा जाता है। जो रजक भाई हैं ये एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और यूट्यूब चैनल में एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं। इनका 1,70,000 सब्सक्राइबर। नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा कि मैं अभी मुंगेली जिला में हूँ। छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही धार्मिक स्थल मुंगेली जगह है और इसी दरमियान एक कार्यक्रम कल था और जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से यूट्यूबर आए हुए थे। तमाम अलग अलग जगह की यूट्यूबरों से जब मुलाकात हुआ तो सबसे यूनिक और जबरदस्त यूट्यूबर हमें मिले हैं ब्रजराज रजक जी, जिनके बारे में बातचीत करते हुए मुझे मालूमात हुआ कि ये एक ऐसे एकलौते शख्सियत हैं जो छत्तीसगढ़ के 33 जिलों का भ्रमण किए हैं, साइकिल से यात्रा किए हैं। 33 जिलों का जो भ्रमण रहा है वो साइकिल से खुद चल करके कितना मुश्किल हुआ होगा। अलग अलग जिलों में अलग अलग अनुभव बटोरे हुए हैं और आज इनके अनुभव को हम टटोलते हुए निकालेंगे और अपने चैनल के जरिए आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा। और खास तौर पर इनके अलग अलग जगह पे रिपोर्टिंग में सबसे तगड़ा रिपोर्टिंग माना जाता है जो एक बच्ची है जो पत्थल का रूप धारण कर रही है। मतलब उसके शरीर में पत्थल का रूप हो रहा है, एक अलग तरह का वो बीमारी है। इन्होंने उनको कवरेज किया था और समाज के अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास था ताकि उनका इलाज हो सके। तो दोस्तों जैसे कि रजक भाई साहब से हम इंटरव्यू कर रहे थे, लेकिन वो इंटरव्यू था कहाँ, मुंगेली में हम बात कर रहे थे और अब वो मुंगेली से चल करके रजक भाई जी के घर पर आ गए हैं और कितना खूबसूरत, कितना अच्छा घर है ये। और जिस साइकिल से पूरे 33 जिलों में भ्रमण किए हैं, वो हमारी खुशनसीबी है कि साइकिल का हम दर्शन कर रहे हैं। रजक भाई का तो दर्शन हो गया, लेकिन यही वो साइकिल है जिस पर 33 जिलों का भ्रमण इसी साइकिल से किया गया है। ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं और देख सकते हैं ये साइकिल। मैं चाहूँगा कि पूरी बारीकी से साइकिल को दिखाया जाए और इस साइकिल से 33 जिलों को चल करके, सोचिए कि इसी साइकिल से आप पैडल मार मार करके पूरे 33 जिलों को छू लिए हों, वहाँ के लोगों से मिले हों। तो न केवल धन्य है हमारे रजक भाई, बल्कि ये साइकिल भी धन्य है कि इनको इतने पूरे प्रदेश भर चलने के लिए मौका मिला। तो ये हम चाह रहे थे कि बीच में आपको दिखाएं कि यही वो साइकिल है जिस साइकिल से रजक जी चल करके अपने, इस जगह का क्या नाम है रजक भाई, ये क्या बोल, बिलासपुर। तो ये बिलासपुर में हम आए हुए हैं और बिलासपुर में इनका घर है। बिलासपुर के थोड़ा सा दूरी में, तकरीबन 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये घर है उनका और हम यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पीछे भी दिखाइएगा, रजक भाई के बेटे का शायद तस्वीर है और हर उम्र के साथ जो बेटे की पिक्स लिए गए हैं ये बैनर के शक्ल में आप देख सकते हैं, इतना सारा फोटोज। और हम आपको दिखाएंगे चल करके, यहाँ पर आगे एक रूम है जहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ठहरे हुए हैं कि कितना सम्मानित हुए हैं रजक जी। ये देख सकते हैं अवार्ड, ट्रॉफी वगैरह मिला हुआ है। शील्ड देख सकते हैं जो काफ़ी इनको अलग अलग जगहों से सम्मानित किया गया है। और जब आप YouTube पर इतना लंबे अरसे तक, 2-3 साल काफ़ी वक्त होता है खासतौर पर YouTube के लिए, तो वो काम करने का परिणाम ये होता है कि ये सब ट्रॉफी, ये सब शील्ड दिया जाता है। और बाकायदा मैं इसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, ये जो फोटो आप देख रहे होंगे रजक जी का और सीजी टूरिस्ट गाइड का, और ये बाकायदा किसी इनके व्यूवर ने बनाया है, पेंट किया हुआ है।
तो कितना बारीकी से इनको ऑब्जर्व किया है इनके पिक्स को, और देख सकते हैं चश्मे की लुक भी देखिए, चश्मा को भी उसने ऐसा बनाया है कि लगता है हूबहू एक फोटो खींचा गया है। तो कमाल है वाकई में रजक जी। अगर हमारे प्रदेश के भीतर कलाकारों को अगर सही तरीके से ढूंढा जाए तो एक से बढ़कर के एक कलाकार हैं, और खास तौर पर ये जो आपके व्यूवर ने जो दिया है इस पर लेकर के मैं प्रतिक्रिया जरूर मैं जब बड़े बड़े स्टार को दिखता था, हीरो को दिखता था कि किसी को स्केच पेंटिंग मिलता था, तो मेरा भी सपना था काश मुझे कोई दे, और वास्तविक में ये मुझे सरप्राइज के रूप में मिला था। और उसने पूछा मैं कि मुझे क्यों दे रहे हो, जाहिर सी बात है मुझे क्यों दे रहे हो। तो उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा था सोशल वर्क से संबंधित, दुर्गेश कुमार सागर, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसका काफ़ी हेल्प किया था, जो 2 साल से बिस्तर में था, और उसको मैंने चलाया उनके पैरों पर, तो उनको देखकर प्रभावित हुआ था। और उसको देने के लिए बताओ बस्तर कोंडा गाँव से, जब मैं जीवन में कभी कदम नहीं रखा हूँ, वहाँ से मेरे को देने के लिए आया था, ये बिलासपुर। तो ये दीवानगी होती है, अगर आप अच्छा वर्क करते हैं तो एक छाप छोड़ जाते हैं किसी के ज़िंदगी में, किसी के दिल में, और उसी का असर है कि दिल से चाहने वाला व्यक्ति आपके लिए पेंट बनाता है, आपका एक चित्र बनाता है, और वो कमाल का चित्र है। तो हम चाह रहे थे कि इंटरव्यू के बीच में मैं आपको ये दिखाऊं इनका घर। बटन मेरा नहीं दिखा। हाँ, वो जरूर दिखा, क्या बात है। सिल्वर प्ले बटन तो हम जरूर देखना चाहेंगे, और पहली बार मेरा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि मैं देखा नहीं हूँ, मुझे मिला भी नहीं है और मैंने देखा भी नहीं है। तो ये मेरी खुशनसीबी होगी कि जो YouTube पर काम करते हैं, तो सबसे बड़ा, आप कुछ भी कर लें, आप लाखों कमा लें, लेकिन अगर सिल्वर बटन ये होता है जो YouTube अमेरिका से भेजते हैं, इसी की ललक होती है। अगर हम भी जद्दोजहद कर रहे हैं तो ये चाहते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये लेटर है, और ये सिल्वर प्ले बटन जिसकी चाहत होती है। क्या बात है, 1 लाख, ये साधारण बात नहीं है। जब आप 1 लाख सब्सक्राइबर अगर अपने चैनल पर लाएंगे, तब ये YouTube अमेरिका से ये बाकायदा आपके नाम पर आता है। मैं तो चाहता हूँ कि ये अपना निकाल करके मैं छूऊंगी। मेरे लिए काफी अनुभव। ये दिखाना चाह रहे हैं, ये नसीब काश हमें भी मिलता है। और देख सकते हैं चमचमाती हुई, जिसकी तारीफ में हम कितने भी बोले शब्द वो कम पड़ेगा। चमचमाती हुई एक अलग लेवल का ट्रॉफी है, ये एक सपना होता है यूट्यूबर के लिए, यूट्यूब पर काम करने वालों के लिए। चैनल का नाम है ट्विस्ट गाइड। हाँ, और जब हम 1 लाख सब्सक्राइबर पासिंग करते हैं, तब ये यूट्यूब को अपने द्वारा सम्मान के रूप में दिया जाता है, और इसे कोई सम्मान देने मतलब कोई रोक नहीं सकता इसके लिए। अगर आप 1 लाख पासिंग करते हैं तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और बस मेहनत करते जाइए। इसके लिए पैसे से इसको खरीदा जा नहीं सकता। बस यही बोलूँगा, मैं भी कल्पना नहीं किया था यहाँ तक पहुँचूंगा करके, लेकिन जज्बा था कि कर पाऊंगा तो हो जाएगा। तो अभी भी बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग करते हैं चोरी को वीडियो डालते हैं, किसी दूसरे को उठा कर डाल देते हैं कि मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, आगे बढ़ जाऊँगा। ऐसा मत करो, धीरे से आगे बढ़ो, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अपना खुद का डालो, खुद का कंटेंट डालो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। तो क्या बात है, बहुत बहुत बधाई इसके लिए रजक जी। और बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसकी अभिलाषा, इसकी इच्छाएं बहुत यूट्यूबरों का होता है, और बहुत मेहनत से नसीब हो पाता है। क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर गेन करना, प्राप्त करना, जब तक आपके कंटेंट में दम ना हो, जब तक आप यूनिक वर्क ना करें, यूनिक कंटेंट ना हो, तब तक बहुत मुश्किल होता है। तो ये चमचमाती हुई ट्रॉफी हमें भी मिले, इसलिए आप देखिए और इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, और इतने लोगों तक पहुंचाइए कि हम भी इसके लायक बन सकें। तो बहुत अच्छा लगा। मैं चाह रहा था कि इंटरव्यू के दरमियान बीच में ही इनसे, जब इनके घर पर आए हैं, इनके आशियाने पर आए हैं, और क्या खूबसूरत आशियाना है, बहुत अच्छा साज सज्जा खूबसूरत, और ये सब आप दिखा सकते हैं। ये घर की खूबसूरती होती है सजावट, क्योंकि आप कितना भी बड़ा महल खड़ा कर लें, लेकिन अगर सुसज्जित नहीं है, सजावट नहीं है, तो उसका कोई मोल नहीं है। और ये भी देख करके बहुत अच्छा लगा। तो हमने इनके साइकिल को, जिससे 33 जिलों का भ्रमण किए थे, वो भी दिखाया, और ये ट्रॉफी, ये शील्ड, अवार्ड, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको दिखाया। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और इनसे जो इंटरव्यू का सिलसिला है उसे आगे बढ़ाते हैं, और बने रहिए। तो ऐसे बेहतरीन शख्सियत से, खासतौर पर इनकी जो यूनिकनेस है वो ये है कि 33 जिलों का भ्रमण किए हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर के इन्होंने छत्तीसगढ़ को समझा है, छत्तीसगढ़ के दूरांचल एरिया को समझने का प्रयास रहा है। तो ऐसे ब्रजराज रजक जी का बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है
ब्रजराज रजक जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शक को भी मेरा नमस्कार। रजक भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो यूट्यूब का दुनिया है और ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में जाने की जो चाहत मन के भीतर पैदा हुई, कैसे हुई? ये दोनों चीज़ों को बताइए, यूट्यूब पर आने की भी बात बताइए और ये 33 जिलों का भ्रमण की शुरुआत कब और कैसे हुई? कैसे सोच बना? अच्छा, सफ़र तो बहुत लंबा रहा है और हर सफ़र जो है मेरा संघर्ष से भरा रहा है। पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है, मैं मान सकता हूँ, मेरे बचपन से लेकर अभी तक, और ऐसे ही चल ही रहा है। तो लगभग 2014 से मैंने देश सेवा का एक जज़्बा रखा था कि वर्दी पहन के मैं देश सेवा करूँ। लेकिन कुछ कारणवश कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी हुआ, जिसकी वजह से मैं फ़ोर्स में नहीं जा पाया। तो निश्चित रूप से मैं देश समाज में ही रहकर समाज के काम आने का संकल्प लिया, बिना वर्दी के कुछ किया जा सकता है करके। तो सामाजिक स्तर पर मुझे कई समस्या दिखे, कई बुराई दिखे, जिस पर मैंने काम करना शुरुआत किया। तो इस दौरान तो मुझे कई कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था, और जो मेरे अंदर टैलेंट था, चाहे जो भी हो, क्योंकि आज की जनरेशन में और पूरे पृथ्वी में मेरे के अनुसार कहा जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर टैलेंट नहीं है। किसी को बोलना चाहता है, किसी को नाचना चाहता है, किसी को गाना चाहता है, कोई चित्रकला में आगे है, कोई स्पोर्ट में आगे है। तो निश्चित रूप से कोई न कोई हर क्षेत्र में आगे है, और उसके अंदर कला है, उसको निकालने के लिए, बाहर आने के लिए कुछ न कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए। और हर आदमी के अंदर कला रहता है, तो मेरे अंदर भी कुछ कुछ था। मैं चाहता कि मेरे जो विचार है और मेरे जो टैलेंट है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुँचे, पूरी दुनिया तक पहुँचे। तो यूट्यूब मेरे को एक बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा, जिसके माध्यम से मैं पूरी दुनिया को अपनी बातों को बता सकता हूँ। तो इसके माध्यम में फिर यूट्यूब का मुझे सहारा मिला, और शुरू में तो बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा कि कुछ समय बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ता था, क्योंकि हमको कुछ जानकारी नहीं था और कोई गाइडलाइन करने वाला भी नहीं था। तो धीरे-धीरे यूट्यूब मैंने शुरुआत किया। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड में मेरा गाइड के लिए सिलेक्शन होता 2019 से, जिससे जब फॉरेनर आते हैं विदेश से घूमने के लिए, उसको मैं छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति परंपरा से रूबरू कराता था। इस दौरान कोविड का सीजन आया, टूरिस्ट आना बंद कर दिए, ऐसे बहुत कुछ परिस्थिति देखने को मिला। लेकिन मैं उसी परिस्थिति में ढल गया। जब जमीनी स्तर पर जाना शुरुआत किया छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से, तो मेरे को कई समस्या दिखे समाज में, चाहे नशाखोरी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे रिश्वतखोरी हो, ऐसे बहुत कुछ, मतलब किसी का कोई मदद के लिए आगे ही नहीं आ रहा था। अब गिर भी जाएंगे तो कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, और ये जो है जनरेशन बदलते जाता है और मतलब भयानक होते जा रहा था कि जो लोगों में मदद की भावना था, ये मुझे विलुप्त के कगार पर जाने को दिखना। मतलब ऐसे ऐसे जगह को मैंने देखा कि जो आज भी कई प्रकार से सुविधा से वंचित है, योजना से वंचित है, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ में। ये मुझे तब दिखा जब मैं जमीनी स्तर पे गया, क्योंकि मैं जब घर में था तो मुझे लग रहा था कि हम बहुत खुश हैं, दुनिया बहुत अच्छा है। लेकिन अब जब बाहर निकले तो ऐसा लगा कि आज भी गरीबी है, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, क्या चीज़ नहीं, बहुत बड़ी बड़ी गंभीर गंभीर समस्या है। तो इस पर काम कौन करेगा? इस पर काम करेगा तो कौन करेगा? तो फिर मेरे अंदर से आवाज़ आया कि तुम क्यों प्रयास नहीं करते? तो फिर यूट्यूब के माध्यम से मैंने लोगों को दिखाया कि इसको इलाज का ज़रूरत है। उदाहरण के लिए दुर्गेश कुमार सकट है, जिसके माध्यम से लोगों ने मुझे भगवान तक का दर्जा दे डाला था कि आज भी इंसानियत जिंदा है। तो उसके दौरान मुझे और सीख मिला कि मुझे देश समाज के लिए और करना है। कोविड का सीजन आया है तो मैं स्वयं से राशन भी बांटा। तो मेरे अंदर एक पता नहीं हेल्प का भावना जागृत होने लगा, और लोग छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से मुझे इसी नेचर से जानते हैं कि हेल्पिंग वाला नेचर है, भावुक हो जाता है, हेल्प करते रहता है ऐसे करके। ये जब आपके भीतर एक समाज सेवा का जज्बा जागा, बहुत कम लोगों के भीतर इस तरह की का जज्बा पनपता है। मैं जानना ये चाह रहा था कि अगर आप समाज के प्रति काम करते हैं तो कई मुश्किलें, जैसे कि आप बताते हैं, यूट्यूब पे किस तरह का कंटेंट डालते हैं और उसका प्रभाव, चूंकि जब आप समाज सेवा में लगते हैं और कुछ ऐसी ज्वलंत, कुछ ऐसी मुद्दों को दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका सकारात्मक असर होता है। अब तक का क्या अनुभव है, कितना आप परिवर्तन ला पाए हैं या क्या अनुभव पाए हैं? अभी तक मैं जितने भी कार्य किया हूँ, हर एक फील्ड पर मुझे सफलता मिला है। जिसका मैंने इलाज कराना चाहा उसमें मुझे सफलता मिला है, जो कई सालों से बिस्तर में थे। अभी हाईएस्ट में, अभी सबसे लास्ट टाइम में मेरा यूट्यूब के माध्यम से मैं राजेश्वरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, जो अबूझमाड़ क्षेत्र में रहती है, दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत, जो घोर नक्सल क्षेत्र है। और वहाँ वो लड़की रहती है, उनको बोली भाषा अलग है, वहाँ कई योजना विकास से वंचित है, न स्कूल है, न कॉलेज है, न रास्ता है, न मोबाइल है, टीवी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, घोर जंगल है, घोर नक्सल है। तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरे यूट्यूब के माध्यम से लगभग 14 मिलियन लोग देखे भी हैं, तो उसके इलाज के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित रूप से मुझे सफलता मिलेगा, क्योंकि परिस्थिति तो आते रहते हैं, कई कठिन परिस्थिति, जान को भी जोखिम में डालना पड़ता है, लेकिन मैं हार नहीं मानता। मेरा खासियत ये है। रजक जी, मैं जब आपसे बातचीत कर रहा था तो आपने जिक्र किया कि जब आप छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में जाते हैं तो कई ऐसे नक्सल इलाके में भी आपका घूमना होता है। वो बहुत जंगली होता है, घनघोर जंगल होते हैं, जहाँ रिस्क होता है। तो आप बता रहे थे कि कई बार आपका नक्सलियों से भी भेंट मुलाकात होता रहता है। तो वो अनुभव कैसा? आप खौफ ज़्यादा नहीं होते या कैसा एक्सपीरियंस था? अभी तो
तो मैं किसी से ज़्यादा उतना शेयर नहीं किया हूँ, लेकिन आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। अभी मैं हाल ही में छत्तीसगढ़ में साइकिल यात्रा पे था। लगभग पूरे 33 जिला को साइकिल से घुमा हूँ और यात्रा का उद्देश्य था कि नशाखोरी से युवाओं को जागरूक करना है कि नशाखोरी की ओर न बढ़े। इस दौरान मैं स्कूल कॉलेज का सहारा लेता था, युवाओं को शपथ दिलाता था कि नशा ना करें। इस दौरान मैं जब कांकेर पहुंचा तब से मेरा इच्छा हुआ कि कोई जो राजेश्वरी है, बच्ची है, उसके पिताजी का भी कुछ दिन पहले देहांत हो गया, तो मुझे आर्थिक मदद उनका करना ही था, तो उसको देने के लिए मैं उनके पास जाना था। तो वहाँ से मैंने कॉन्टेक्ट किया कि मुझे उन लोगों से भी मिलना है, क्योंकि उस रास्ते में आना जाना लगा रहता है, तो मेरे वजह से किसी और को परेशानी ना हो और मेरे को भी कुछ दिक्कत ना हो, क्योंकि अपने जान को किसको प्यारा नहीं होता, सभी को प्यारा होता है। तो फिर मेरा बुलावा आया कि आप आइए, बिल्कुल मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। रात भर तो सोया नहीं था डर में, पता नहीं कल क्या होगा, है ना। फिर रास्ते को भी देखता देखता जा रहा था कि इस रास्ते से मैं वापस आऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। लेकिन जो मैं उनके बारे में कल्पना किया था, अभी छत्तीसगढ़ में रोहिता पंडित द्वारा जो है सलाम बस्तर का एक बुक भी लिखा गया है, उसको मैंने पढ़ा भी है उनके बारे में, क्योंकि जो उन लोग का विशेष रूप से छत्तीसगढ़ कला संस्कृति है, परंपरा है, जंगल है, जल जंगल जमीन है, इसको बचाए रखने के लिए, अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लोग पहरा दे रहे हैं, एक प्रकार से बोल सकते हैं। और इनका किसी आम आदमी से कोई दुश्मनी नहीं होता, तो मुझे भी कुछ दिक्कत नहीं होगा ऐसे सोच के निकला था, और वास्तव में कुछ दिक्कत हुआ भी नहीं। जो सम्मान, जो सहयोग मिलना चाहिए था, बिल्कुल मुझे मिला, और मैं आज के सामने हूँ, सुरक्षित हूँ, और निश्चित रूप से मुझे उस पड़ाव पर उस में सफलता मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। गजब का लगता है, हमें तो सुन करके ही डर लगता है। हम तो चूंकि उत्तरी इलाके में रहते हैं, यूपी बॉर्डर में रहते हैं, तो उस एक ज़माना था, मुझे भी बहुत अच्छे से याद है, जब नक्सलियों का एक कहर हुआ करता था। इतने खौफ ज़्यादा होते थे कि हम रात रात भर सो नहीं पाते थे। अब वो 10 साल तकरीबन पहले का मामला है। और अभी भी जब ऐसी कई घटनाएं हम देखते हैं, सुनते हैं अखबारों में, टीवी पे, कि छत्तीसगढ़ के ही, हमारे ही प्रदेश के भीतर दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा क्षेत्र में अभी भी नक्सलियों का एक अलग ही खौफ है। तो ऐसे में जब जाना हुआ, उनसे मिलना हुआ, मैं उनकी मेंटलिटी को थोड़ा सा आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ कि एक्चुअल में वो चाहते क्या हैं और उनको आगे किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्या सोच है, क्या नज़रिया? मैं इसके लिए आपको सबसे बेहतरीन एग्जांपल देना चाहता हूँ, एकदम शॉर्ट में। हसदेव, हसदेव एक जंगल है बहुत बड़ा, अभी कोयला खदान वहाँ खुला है। लगभग 10-15 साल से वहाँ के जो स्थानीय निवासी है, जो जंगल पर निर्भर थे, चाहे रोजगार का साधन माने या फिर उनका जीवन यापन करने का साधन माने, वो जंगल ही था, है ना। तो पेड़ों के माध्यम से जो उनको प्राप्त होता था, उससे उनका जीवन यापन चलता था। अभी वो धरना में है, रोजगार के मामले में हो, पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए। तो निश्चित रूप से बस्तर का भी स्थिति ये हो जाएगा अगर नहीं रहेंगे तो, क्योंकि वहाँ पर सोना, चांदी, कोयला से क्या चीज़ आभूषण जो नहीं जमीन के अंदर, तो निश्चित रूप से वहाँ कंपनी खुलेगा, एरिया डेवलप होगा, रोड बनेगा, तो जो कला संस्कृति है तो विलुप्त के कगार पर चले जाएंगे। क्योंकि आज भी जो विदेशी सैलानी आते हैं तो बस्तर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ वहीं देखने को मिलता है, और ये डेवलप होगा तो कहाँ देखने को मिलेगा। और विशेष रूप से अगर माओवादी संगठन की बात करूँ तो इनका जो मानसिक स्थिति को मैंने देखा है कि एक चीज़ मेरे को गलत लगा है, छोटा सा, कि शक के आधार पर प्रतिदिन किसी न किसी की मृत्यु होती है, लहू लुहान होता है, हमारे जो देश की धरती है, आपस में लड़ते हैं, भाई भाई में हम आपस में लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम सब एक ही हैं और हम एक दूसरे को मारते हैं, जो गलत है, क्योंकि हम भी भारत के निवासी हैं। और शक के आधार पर कृपया ऐसा घटना ना हो, यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब भी गया हूँ तब मैं देखा हूँ कि हर एक घटना, हर एक गाँव में प्रतिदिन जो हमको पता भी नहीं चलता, आए दिन मतलब शक के आधार पर, चाहे वो उनके हाथ मारा जाए, चाहे फिर इनको हाथ मारा जाए, प्रतिदिन। ऐसे कई क्षेत्र भी हैं जहाँ पर ग्रामीण जो है आज भी आस लगाए हुए हैं कि उसके मृत्यु उपरांत उसके शरीर को रखे हुए हैं कि कल इनका जांच होगा, न्याय मिलेगा। आज भी कई लोग न्याय की गुहार लगाते रहते हैं। तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि कई निर्दोष भी मारे चले जाते हैं। न्याय व्यवस्था हमारे देश का इतनी जटिलता है कि उसमें बहुत आसानी से नहीं मिलता। कई कई साल लग जाते हैं, फिर भी वो बस माथा टेकते रहते हैं कोर्ट के दर पर, फिर भी उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। खैर, आगे बढ़ते हैं। मन में ये चाहत पैदा हुई कि क्यों ना हम प्रदेश के हर जिले में जाएं, ये आपके भीतर की चाहत पैदा हुई, क्यों हुई? क्यों ऐसे मन में आया कि साइकिल से पूरे प्रदेश के जिलों में घूमा जाए? देखिए, मैं लोगों को देखता था बड़ी बड़ी महंगी बाइक में, लाखों की बाइक में लद्दाख राइड करते थे, तो निश्चित रूप से मेरा भी शौक होता था कि मैं राइड करूं। लेकिन मैं उसका जाना कि घूमने का मतलब फिर क्या हुआ, मतलब प्रकृति से गोद में बसे, वो तो बहुत अच्छी बात है, प्रकृति से रूबरू हुए, लेकिन हम जो संदेश लेके निकले थे वो कितने लोगों तक पहुंचा पाए। मैं छत्तीसगढ़ में शायद मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, या फिर भारत में हो सकता है पहला व्यक्ति होऊंगा, जो इतने कम समय में इतने लाखों करोड़ों लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाया हूँ। प्रतिदिन मेरा टारगेट रहता था कि मैं 3 से 4 स्कूल जाता था, और हर स्कूल में मैं मतलब एक दिन में कम से कम 3000
3,000 4,000 स्टूडेंट से मिलता था। तो आप सोच सकते हो कि मैं 60 दिन में कितने स्टूडेंट से मिला हूँगा। तो पूरे 3 से 4,000 स्टूडेंट को शपथ दिलाता था, देश समाज की स्थिति से अवगत कराता था इस नशाखोरी को लेकर। इस दौरान मुझे कई कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, कई दिन रुकने को नहीं मिलता था, कई दिन खाने को नहीं मिलता था, जंगलों में रात गुजारता था, जानवरों से मुलाकात होता था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो मोर के साथ सेल्फी लिया हूँ ऐसे करते-करते। हाँ, ऐसा भी हुआ है, रात भर जगता था, रोता था, कई दिन रोना भी पड़ा है। 20-25 दिन तो मैं नाश्ता करके गुजारा हूँ। हमारे समाज में अगर बुरे लोग कहा जाए तो अच्छे लोग भी मिले हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। तो मुझे दोनों देखने को मिले हैं, सकारात्मक नकारात्मक दोनों। लेकिन मैं अपने मार्ग पर बढ़ते रहा, यहाँ तक मुझे एक्सीडेंट तक का सामना करना पड़ा। ये कवर्धा से मैं आ गया रहा था, तो एक लड़का जो है मेरे साइकिल को एक्सीडेंट कर दिया था। तो साइकिल को नुकसान हुआ था, मुझे तो वैसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन यात्रा रुका नहीं, फिर बनवाया, फिर चलते गए। क्या लगा जब आप मन में ये आया कि साइकिल से यात्रा करना है? तो कभी एक डर नहीं हुआ कि पता नहीं मैं ठाना हो कि 33 जिलों का दौरा करूंगा, भ्रमण करूंगा और साइकिल से पूरा हो पाएगा कि नहीं? कभी विचलित हुए थे? डर था कि क्या होगा, कैसे होगा करके, लेकिन पता नहीं, मैं माहौल में ढलते गया, नए-नए लोग मिलते गए, नए विचार से सामना हुआ, स्कूली बच्चों से मिला, शिक्षकों के माध्यम से मुझे जो सराहना मिला, मनोबल मिला, लोगों द्वारा मनोबल मिला, मतलब मेरा हौसले को बढ़ाएँ कि आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रतिदिन मतलब नए-नए लोगों से मुलाकात होना, ये मुझे ऊर्जा दिया साइकिल चलाने के लिए। तो मैं ढल गया था यात्रा में, समझो मेरा रहने-खाने का ठिकाना नहीं रहता था, लेकिन फिर भी पर डे रहता था कि कल कहाँ गुजरेगा, कल क्या होगा। एक दिन में कितने किलोमीटर का सफर होता था? और साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे खाने-पीने की भी बहुत सारी दिक्कतें होती रही होंगी क्योंकि अलग-अलग जगह पे जाना, नए लोगों से, तो कैसे मैनेज कैसे करते थे? और लोगों का रिएक्शन क्या होता था? चूँकि आप जब मिलते थे तो कैसा फीडबैक मिलता था? लोगों से फीडबैक तो वैसे बहुत बढ़िया मिलता था। सबसे पहले मैं खाना बताना चाहता हूँ। खाना तो रोज़ संभव नहीं हो पाता था, और जो भी होता था अपने जेब से होता था, बाकी नाश्ते से गुजरता था। और प्रतिदिन मैं 45 से 50 किलोमीटर सफ़र करता था। और लोगों का रिस्पॉन्स ऐसा है कि जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाता था तो लोग बच्चा चोर भी कई लोग समझते थे। बैग में बच्चा पकड़े हो क्या, ऐसे करके? तो मैं बोला भैया कुछ करने से पहले एक बार बैग को मेरा चेक कर लेना, ऐसा भी बोलना पड़ता था। और कुछ ग्रामीण अंचल पर क्या बेचने आया हूँ, ये शब्द मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिला है। तो फिर मैं बोलता था भी ठंड का सीज़न है तो कंबल बेचने आया हूँ ऐसा ही बोल देता था मैं। तो कई लोग तो आ देते थे दिखाओ कह के, तो ऐसा नहीं था, क्योंकि वो लोग नहीं समझ पाते थे। लेकिन मैं स्कूल कॉलेज में जाता था, और कई कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। और इस यात्रा के दौरान जितने लोगों ने मुझे सहयोग दिया है, सम्मान दिया है, जिसके लिए मैं पूरा आभारी रहूँगा पूरे जीवन में। शायद मैं उनको बोल भी नहीं पाया हूँ, और तो आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि उन सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। 33 जिलों का आपने भ्रमण किया है। सबसे मुश्किल दौर किस जिले में था सफ़र के दरमियान? और सबसे आसान जिला कौन-सा था जहाँ आप बहुत ईज़िली घूम पाए थे या आपको बहुत कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा था? कठिनाई का सामना तो मुझे पूरे दुर्ग संभाग और यहाँ रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग में करना नहीं पड़ा है, क्योंकि ये तीनों संभाग है, चाहे रास्ता की बात करें, चाहे रुकने की बात करें, डेवलप एरिया है, समतल इलाका है, ना यहाँ पहाड़ है, जंगल कुछ नहीं है, तो रास्ता आसानी से निकल गए। तीनों संभाग मतलब 15 जिला जो है ऐसी। बाकी जब सरगुजा संभाग में था तो सूरजपुर जिला मुझे थोड़ा वो लगा कि वहाँ के लोग मतलब उतना ज़्यादा मेरे कार्य के प्रति हो, या फिर उतना ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिए, चाहे मैं स्कूल में गया चाहे कहीं भी गया। उसके बाद सेकंड है रायपुर। रायपुर में मुझे मतलब थोड़ा कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, जबकि रायपुर बहुत बड़ा शहर है, और इसीलिए शायद वहाँ मुझे ऐसा देखने को मिला, क्योंकि बहुत लोगों द्वारा मुझे कमेंट आया है कि वास्तविक में रायपुर जो है छत्तीसगढ़ का मुंबई है, जिसमें सभी लोग अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। और यहाँ तक कि मुझे दोस्तों लोग बोले भी कि अगर आप गिर के देख लो कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो वास्तविक में मतलब ऐसा हुआ, लेकिन कुछ लोग मिले जो आज भी वहाँ पर अच्छे हैं। यहाँ तक कि मैं पेट्रोल पंप में अपने टेंट को लगा दिया था, लेकिन प्रकाश भैया ऐसे बहुत लोग हैं जो रात को 11 बजे देखते ही मेरे पास आ गए पेट्रोल पंप में कि यहाँ रोकने ही नहीं देंगे कह के तो मतलब बता रहा हूँ, समाज में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग की भी कमी नहीं है, ऐसा है। खास तौर पर जब आप बड़े सिटी, प्रदेश के बड़े सिटी रायपुर में जब रहते हैं और वहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो तकलीफ तो ज़्यादा होता है कि जहाँ हम उम्मीद करते हैं, अगर जहाँ उम्मीद करें और वहीं ऐसा होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं रजक भाई, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बस्तर और बस्तर संभाग, बस्तर जिलों में आप जाते हैं, दंतेवाड़ा, सुकमा का ऐसा इलाका है जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, जो आज का दुनिया है, आधुनिक दुनिया है, सोशल मीडिया है, तो ऐसे में वहाँ कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? और मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि क्या रीज़न है जब आप वहाँ जाते हैं, आम लोगों से, वहाँ के आदिवासी भाइयों से जब आप मिलते हैं, उनकी भावनाओं से जुड़ते हैं, तो क्या पाते हैं? वहाँ का डेवलपमेंट ना होने का रीज़न अभी भी काफ़ी बैकवर्ड माना जाता है, क्या वजह माना जा सकता है?
वजह तो बहुत कुछ हो सकता है, चाहे राजनीति हो चाहे ए टू जेड, कुछ मुझे इतना कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो आज बस्तर है, मैं चाहता हूँ कि बस्तर वैसी ही रहे क्योंकि लोग उसी को ही देखने जाते हैं और वो स्वर्ग है, मेरे लिए स्वर्ग है। क्योंकि मैं खुद 9 बार सपना देखने के बाद मैं बस्तर गया था। वहाँ के लोग, वहाँ के जंगल, वहाँ का वातावरण, वहाँ का रहने खाने का अंदाज, वहाँ की कला संस्कृति परंपरा, बोली भाषा, जो रिस्पॉन्स है एक दूसरे का, कनेक्टिविटी का। हालांकि हम एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो उन लोग का हाव भाव था, हाव भाव के माध्यम से, यहाँ तक कि स्माइल, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट इतना अच्छा था कि वहाँ रहने का मन करता था। वहाँ आप किसी के घर भी चले जाइए, बिल्कुल आपको रहने खाने की व्यवस्था हो जाएगा। हमारे क्षेत्र में तो वहाँ मेहमान को, जैसे भारत में बोला जाता है कि भगवान के रूप दिया जाता है, वहाँ मेहमान एक परिवार का सदस्य है उनके परिवार के सदस्य जैसे उनका सम्मान मिलता है, आप कल्पना नहीं कर सकते उतना सम्मान सहयोग मिलेगा बस्तर में। और वहाँ भी नशाखोरी है, लेकिन नशाखोरी करने का एक अलग तरीका है। हमारे यहाँ का आप जो मदिरा का सेवन लोग करते हैं, उससे जमीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ तैयार किया गया, वहाँ खुलेआम बिकते हैं, आपको पता होगा, जो नशीली पदार्थ है। लेकिन जो नशीली पदार्थ है उनके स्वयं के माध्यम से ही आयुर्वेदिक रूप से निर्माण किया गया है। जैसे आप सल्फी की बात करें तो सल्फी का पेड़ होता है, ताड़ी की बात तो ताड़ी से पेस्ट निकाला गया है, लांदा की बात करें तो चावल से बनाया जाता है, महुआ जो होता है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर कम रूप में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है, हड्डी को मजबूत करता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा वर्क कर पाते हैं। इतने ज़्यादा नशीले पदार्थ सेवन करने के बावजूद भी मैं इतना दिन बस्तर गया, कई दिन रुका, एक घटना ऐसे मेरे को सुनने को नहीं मिला कि नशा करके कोई अपने माता पिता को मार दिया, कि अपराध कर रहे हैं, चाकू छुरा हो गया, ऐसा नहीं। वहाँ के लोग नशा करते हैं लेकिन ऐसा घटना को अंजाम नहीं देते जो हमारे सर पे देखने को मिलता है। हम मुंगेली ज़िले में हैं और मुंगेली में हम आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से मैं अब तक जो मिला हूँ, आपसे मिला, बाकी यहाँ अन्य लोगों से भी मुलाकात हुई। यहाँ वो आत्मीयता, वो प्रेम, वो मोहब्बत, ऐसा लगता है ना कि अनजानों को भी के ऊपर मोहब्बत लुटाया जाता है। जब आप जंगली इलाका में जाते हैं, आदिवासी भाइयों से मिलते हैं, वहाँ तो कहा जाता है कि एकदम प्योर जंगलों में रहते हैं। तो वहाँ का रहन-सहन और खान-पान कैसा है? आपके माध्यम से थोड़ा। वहाँ का रहन सहन खान पान बहुत ही अलग है हमारे क्षेत्रों के मुताबिक। अगर ग्रामीण अंचल पर जाते हैं, जंगली क्षेत्र में जाते हैं, तो विशेष रूप से वहाँ जो है, अब नेटवर्क वोटवर्क ये सब चीज़ तो होता नहीं है। मतलब शहर की चकाचौंध से बहुत दूर है, शांत वातावरण है, प्रदूषण मुक्त एरिया है। और वहाँ का भोजन विशेष रूप से मैं जितना दिन रहा हूँ, मुझे दाल और चावल बस मिला है। मतलब अधिकतर उन लोग सब्जी वब्जी बहुत कम यूज करते हैं, और सब्जी में वो लोग जो पेड़ पौधे से जो सूखा करके रखे रहते हैं, इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे चींटी की चटनी है, जिसे हाँ, जिंदा चींटी की चटनी पीसा जाता है, उसमें कुछ सामान और डाला जाता है, और बताया जाता है उनके माध्यम से कि जो सामान्य बुखार रहता है, मलेरिया छोटा मोटा, वो उसके सेवन करने से ठीक भी हो जाता है। तो ये मार्केट में भी बिकता है ऐसे बहुत कुछ है। बस्तर को कम शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। हालांकि बस्तर के लिए लोगों ने निगेटिव माइंड भी फैलाया है कि बस्तर ऐसा है वैसा है ना, जो हो जाओगे तो ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बस्तर गया है उसको रहने का मन करता है। वहाँ पूरा जाति है, न राजनीति है, न धर्म है कि लड़ाई झगड़ा है, शांत है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जो रजक भाई हैं, ये एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और यूट्यूब चैनल में एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं। इनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। इनका 1,70,000 सब्सक्राइबर हैं, आप समझ सकते हैं, जिसके लिए हम जैसे लोग सपने देखते हैं। और एक सफल यूट्यूबर होने के नाते, एक सफल यूट्यूब की दुनिया में काम करने के नाते, हम थोड़ा सा यूट्यूब के बारे में इनसे जानना चाहते हैं। जो लोग यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, अब तक की जो आपको सफलता मिली हुई है, 1,70,000 सब्सक्राइबर आपने गेन किया है, अचीव किया है, तो थोड़ा अनुभव बताइए और ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस पर काम कर रहे हैं? मैं अभी आपकी वीडियो में ही बताया था कि हर एक आदमी के अंदर टैलेंट होता है, और उस टैलेंट को हमको निकालना होता है। और मैं बोलता हूँ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आज का सोशल मीडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ताकि उसके माध्यम से पूरी दुनिया आपको देख सकता है कि आपके अंदर टैलेंट है। तो हमारे देश में, समाज में ऐसे बहुत लोग हुए जो यूट्यूब से सीखे, यूट्यूब को देखे और उसी को अपना करियर बना लिए, आज उसी से पैसा कमा रहे हैं। उसी को देख के वहीं अपने पूरा ज़िंदगी को मतलब वो कर लिए। आज लोग अच्छी खासी उसकी पहचान है, उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, चाहे उसको टैलेंट के हो चाहे किसी भी चित्र हो। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसको बिल्कुल निकालिए। देखा देखी कभी करने का मत करना कि किसी का नाचने वाला वीडियो वायरल हो गया तो मैं भी नाचने वाला बनाऊंगा, मतलब शक्तिमान बनने का प्रयास मत करना। किसी एक प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ना, आपको वो आता है तो उसी में आगे बढ़िए। आपको ब्लॉगिंग करना चाहता है, उसी में आगे बढ़िए, जो आपका दिल चाहता है। तो शुरू में तो कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। जब मैं चालू किया 2019 में, तो उस समय तो वो ऐसा सिस्टम, 1,000 सब्सक्राइबर के लगभग मुझे 2 साल लगे थे। 1,000 सब्सक्राइबर के 2 साल लग गए थे, लेकिन मैं कभी अपने इनकम पर, सब्सक्राइबर पर, व्यू पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज के लोग मुझे कमेंट करते हैं, फ़ोन करते हैं कि भैया मेरा नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, व्यू नहीं आ रहा है, क्या करूँ, ऐसे बहुत कुछ। मैं बोलता हूँ अब वीडियो तो डालो। इतना जल्दी वो लोग सफलता चाहते हैं बिना मेहनत के। अब सोचिए, मैं 2 साल मेहनत किया हूँ, कभी मैं देखा ही नहीं सब्सक्राइबर क्या होता है, ये सब चीज़ नहीं। मुझे बस ये था कि मुझे इतना वीडियो डालना है,
और मैं जाता भी था, और भी मेहनत करके, पार्ट टाइम देके, फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम देके एक दिन संडे को निकलता था, 3 से 4 जिला घूमता था, एक दिन में 10 पर्यटन स्थल की वीडियो बनाता था। ऐसा मैंने किया है, लेकिन कभी मैं इस पर ध्यान नहीं दिया, और मैं सफलता एक दिन मिलेगा बस यही सोचा था, और आपके उदाहरण आपके सामने हैं। अब कैसा लगता है यूट्यूब पर जब इतना अचीवमेंट हासिल कर लेने के बाद 1,70,000 पहुंच जाने के बाद आप लाखों का इनकम भी कर चुके हैं, अब कैसा लगता है? क्या आने वाले दिनों में क्या प्लान है, क्या योजना है यूट्यूब के क्षेत्र में? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कभी सपने भी कल्पना नहीं किया था कि मुझे सिल्वर प्ले बटन अवार्ड मिलेगा, जो यूट्यूब कंपनी द्वारा 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर मिलता है, जिसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता है, जिसे मेहनत से ही पाया जा सकता है। तो वास्तविक में मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर होगा, और मोबाइल से वीडियो बनाकर, मैं आज तक कैमरा भी नहीं लिया मोबाइल से वीडियो बनाकर मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा किया, सिल्वर प्ले अवार्ड मिला, और ऐसे ही अपनी इच्छा को जागरूक किया, बढ़ाते गया कि अब जीवन में गोल्डन तक पहुंचना है बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं हैं रजक भाई, आप गोल्डन तक पहुंचे और यहाँ तक कि डायमंड तक भी पहुंचे। मेहनत पर ध्यान दीजिए। लोग हमको कुछ भी बोले, लोगों का काम तो है बोलना, है ना। आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, बस मेहनत करते जाइए, बढ़ते जाइए। मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। मैं ये आजमाया हूँ, देखा हूँ, अपने अंदर आजमाया हूँ। मैं उदाहरण, मैं खुद आपके सामने हूँ। मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं नहीं ध्यान दिया। मैं एक दिन सफलता जरूर मिलेगा, ऐसे ऐसे काम किया मैं, बढ़ते गए। तो बस यही कहता हूँ कि अभी आपके अंदर ऊर्जा है, आप जो चाहे कर सकते हो। आप चाहे तो कलेक्टर बन सकते हो, आप चाहे तो प्रधानमंत्री बन सकते हो, लेकिन आप मेहनत करो। बिना मेहनत के आप चापरासी भी नहीं बन सकते। क्या क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। रजक जी, हम चलते चलते आखिरी में मेरे दर्शकों को कुछ मैसेज दीजिए, उनसे कुछ अपनी दिल की बात, अपनी मन की बात शेयर करिए, और हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए भी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले तो, कि मुझे आपके चैनल के माध्यम से आपके सब्सक्राइबर व्यूअर तक मुझे अपनी बात को रखने का मौका मिला। शायद कई लोग बहुत ही सुनेंगे मेरे बात को, इस मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे भी अगर छोटे से भी ज्ञान मिलता है तो उसको ग्रहण कर लेता हूँ, चलता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल मार्गदर्शन पर चलिए, और जो भी बात अभी हमारे बातचीत के दौरान आपको अच्छा लगा उसको कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि भैया को भी मुझे मनोबल मिले। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और कुछ भी दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट करिए। बस यही आप लोग का आशीर्वाद, सपोर्ट मिलता रहे, भैया को भी मिलता रहे, और मेरे जितने भी व्यूअर हैं, भैया को पहले सब्सक्राइब कर दो, बस यही चाहता हूँ मैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलकर। थैंक यू सो मच रजक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप जैसे शख्सियत से एक तो मिलना, क्योंकि मैं कल से हूँ, और जब से मैं आपसे मिला हूँ, न जाने एक लगता है ना कि किसी से मिलने के बाद वो दिल के तार जुड़ जाते हैं। हर किसी से नहीं जुड़ते, वो दिल के तार आपसे जुड़े हैं। हाँ, सही है। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बातचीत की। तो दोस्तों, ये थे मुंगेली जिले के रहने वाले, जिनसे हम बात कर रहे थे। मुंगेली में ही हम बैठे हुए हैं, जिले में बैठे हुए हैं, और ब्रजराज रजक जी जो समाज सेवी हैं, यूट्यूबर हैं, और अद्भुत काम कर रहे हैं। साइकिल से 33 जिलों का भ्रमण करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे महान व्यक्ति से बात करने का हमें अवसर मिला। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपके अपनों तक भी पहुंच सके। अगर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फौरन कर लीजिए। इसी तरीके से यूनिक इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। बहरहाल, दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।